चारधाम यात्रा का इंतजार खत्म हो गया। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं। कल यानी 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, तो वहीं रविवार यानी 4 मई को बद्री विशाल के कपाट खुल जाएंगे। इन 4 धामों पर हम आपको लेकर चलेंगे और 4 धाम के दर्शन भी आप सबको करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले केदारनाथ धाम, जिसके कपाट कल खुलने वाले हैं। लेकिन भक्तों में अभी से उत्साह भरपूर नजर आ रहा है। दरअसल केदारनाथ धाम हिंदू धर्म के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यहाँ आदि योगी भगवान शिव का वास है और हर साल वैशाख महीने की अक्षय तृतीया के बाद बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाते हैं। इस बीच आपको बता दें कि कपाट खुलने से पहले बाबा केदार की पंचमुखी डोली शीतकालीन निवास स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से केदारपुरी पहुंची, तो वहीं बाबा केदार के दर्शन के लिए भक्तों ने भी यात्रा शुरू कर दी है। इस बीच हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू होने जा रही है। श्रद्धालुओं की यात्रा मंगल हो, इसके लिए हेलीकॉप्टर के रवाना होने से पहले उसकी पूजा पाठ भी की गई। और चलिए सीधी तस्वीरें दिखाने के लिए श्वेता झा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्वेता, पूरे उसी रंग में रंगी हुई आप नजर आ रही हैं। बम बम बोले के जयकारों के बीच कैसा है वातावरण वहां का और क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल, सबसे पहले शगुफ्ता, मुझे लगता है कि केदार धाम पहुंचने के बाद कोई सवाल नहीं, बाबा का द्वार ये देख लीजिए। कैमरामैन संजय को कहूंगी कि जरा बाबा का जो ये द्वार है वो दिखाइए, जो कितना भव्य और दिव्य इस वक्त लग रहा है। फूलों से किस तरह से सुसज्जित हो चुका है, पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है और कल शुभता के साथ पूरे मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर सुबह सुबह बाबा केदार धाम के कपाट खुल जाएंगे और इसीलिए पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। लेकिन उससे पहले जितने लोग अब तक ऊपर चढ़ाई करके आ चुके हैं, जयकारा एक बार हो जाए बाबा के नाम का। बिल्कुल बिल्कुल। हर हर महादेव, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। बिल्कुल, हर हर महादेव की यहाँ पर गूंज है। और इस वक्त आइए तैयारियों को लेकर अगर हम बात करें, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ऋतिक वर्मा है। जय श्री केदार, हर हर महादेव। हर हर महादेव। ऋतिक, ये मुझे बताइए, बेहद खूबसूरत बाबा का द्वार इस वक्त लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि आंखों में ये ना समाए, इतना खूबसूरत है। तैयारी कैसी और कहाँ से ये फूल आए हैं? और ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा इस बार पिछले बार से भी ज्यादा जो है तैयारी की गई। अब की बार मंदिर समिति द्वारा हम 2 समितियों को ये जिम्मेदारी दी गई थी बाबा का घर सजाने की। हमें ऋषिकेश पुष्प सेवा समिति से और एक व्यास जी हैं गुजरात से, हम दोनों ने साथ मिलकर अब की बार बाबा के घर को सजाया है। और तकरीबन अगर मैं माल की बात करूं तो 108 क्विंटल के करीब फूल अब की बार बाबा केदार के घर में लगे हैं। 108 क्विंटल फूल जी। और इसमें से कुछ फूल इंपोर्टेड हैं, बाकी बेसिक गेंदे का है। और अब की बार ये फूल कहाँ से मंगाए गए? ये फूल मैम मोस्टली तो दिल्ली से पूरे हुए हैं और जो गेंदे वगैरह हैं वो मैम कलकत्ता से आते हैं। और अब की बार आप देख रहे होंगे अपने फ्रंट पे कुछ अलग बाबा का नाम लिखा है। बिल्कुल, इस बार आप देखिए शिव और शंभू लिखा हुआ है, जो बेहद खूबसूरत। हाँ जी, अब की बार हमने कुछ थोड़ा सा अलग सोचा है, तो इसलिए हमने इसमें शिव ओम शंभू लिखवाया है जी। और आप ये राउंड डिजाइन्स देख रही हैं, ये आसाम से सीएम आसाम की जो वाइफ हैं वो हमारे लिए उन्होंने भेजा है कि वो मंदिर पे लगाने के लिए। ये जो कैप होती है वो वहाँ असम में ये कैप, ये अगर मैं कैमरामैन संजय से कहूंगी कि वहाँ पे अगर असमीज इस तरह से वहाँ के होटल्स में या फिर आप वहाँ कहीं भी जाएंगे तो आपको ये सिंबल जो है वो आपको असम की याद दिलाएगा। और इस बार हम देख रहे हैं उत्तराखंड में असम की झलक। हाँ जी, अब की बार और पूरी तरीके से हमारी तैयारी पूरी है। लगभग 95% मंदिर सज चुका है। डोली आने से पहले हमारे पास फ्रंट द्वार रह रहा है, इसको हम पूरा कर बाबा का डोली का स्वागत करेंगे। मुझे ये बताइए आप कि लगभग इस पूरे मंदिर परिसर को इसे सजाने में कितना वक्त लगा है, कितने कारीगर लगभग लगे थे दिन रात? 2 दिन का समय लगा है मैम। और कारीगर की बात करें और व्यास जी और हमारे मिलाकर लगभग 50 के करीब हमारे कारीगर सारे लगे हैं, जो सुबह शाम उन्होंने काम करा है। मुझे ये बताइए, ये जो कारीगर है विशेष करके वो क्या ऋषिकेश से आए हैं या फिर कहाँ? मैम कुछ ऋषिकेश से हैं ये वाली टीम, और मैम एक टीम जो है वो दिल्ली से है। कितने लोगों की टीम है?
तो टोटल 50 लोगों की टीम है। देखिए ये स्वागतम का द्वार जरा सामने लेकर के आइएगा। देखिए अभी चूंकि आपको कहा, ये देखिए स्वागतम का जो ये द्वार है, अब जब आप जरा सा साइड हो जाए, अब जब लोग जो है वो आएंगे तो मुख्य द्वार पर ये लगने वाला है और गुलाब जो आप देख सकते हैं पिंक रोज वो लगाया गया है और इसे पूरा सजाया गया। लगभग अगर हम सिर्फ इस बोर्ड की बात करें तो इसमें कितने गुलाब लगे? इसमें 100 से 200 गुलाब लगे हुए हैं। ये जो पूरा बनाया गया है, ये लगभग ये पहले से नीचे से बना के लाया गया है या ऊपर कटिंग? ऊपर ही कटिंग करके बनाया गया है इसका। ये जो लकड़ी के स्वागतम है नीचे से ये तो कटआउट बना के लाए थे और ये फिर फ्लावर और ये पूरी तरीके से ये सब हमारे भगीरथ जी ने और ये सब हमारे टीम मेंबर हैं, इन सब ने ये बैठकर यहाँ रेडी करा है। बहुत टाइम लगता है मैम एक चीज को तैयार करने में। बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि आपको अपने हाथ से एक एक चीजें लगानी होती हैं, प्लेस करना होता है। मुझे ये बताइए, मंदिर के बारे में हम देख भी रहे हैं और जान भी रहे हैं, मंदिर तो पूरी तरह से सजकर तैयार है, अब क्या क्या रह गई चीजें? बस फाइनल टिप है ये, बस स्वागतम ही रह गया। यही बोर्ड रह गया और ये हाथ का ये लगेगा बस, वेलकम साइड में, 2 साइड में। इस बार हमें मंदिर समिति की तरफ से आदेशित दिया गया है कि इस बार यहाँ पहली बार गंगा आरती प्रारंभ होने जा रही है, जो कि 2 मई से नीचे घाट पर प्रारंभ होगी। उसको भी हमें सजाने का मंदिर समिति की तरफ से आदेश दिया गया है। हमारी टीम वहाँ पर इस टाइम वर्क कर रही है। आप ये एक नई जानकारी दे रहे हैं। आप जरा यहाँ पर सामने आइए, मुझे ये बताइए। देखिए अभी तक शगुफ्ता हमने देखा है, बनारस में गंगा आरती होती है, हरिद्वार में, ऋषिकेश में गंगा आरती होती है। आप बता रहे हैं कि 2 तारीख को जो कपाट खुलेंगे उसके बाद यहाँ भी गंगा आरती होगी। यहाँ पर गंगा आरती का बहुत विशेष ध्यान रखते हुए बहुत अच्छे भव्य तरीके से प्रारंभ किया जा रहा है। समय क्या जैसा कि अभी आपने बोला कि जैसे वाराणसी या ऋषिकेश में होती है, उसी पैटर्न को देखते हुए उसी पैटर्न में आरती का यहाँ पर शुभारंभ हो रहा है 2 मई से। समय तय हो चुका है? समय इवनिंग ही रहेगा, 7 बजे के अराउंड, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, बट हमें आदेशित किया गया है कि वो घाट आप तैयार। बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक बार फिर से अपने कैमरामैन को बोलूंगी जरा दिखाने के लिए मंदिर परिसर को, जरा सा आप साइड हो जाए, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया, न सिर्फ हमारे देश बल्कि पूरी दुनिया से जितने भी सनातनी हैं, जितने भी हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, वो इस तस्वीर को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहते हैं। और ये देखिए यहाँ से हम जब तक आपको कुछ बता रहे हैं, ये देखिए बाबा का त्रिशूल बनकर तैयार हो गया है, गुलाब के फूलों से जो बेहद खूबसूरत लग रहा है, और वो लेकर के आ रहे हैं। ये वाकई अद्भुत है। देखिए शगुफ्ता, पिछली बार जब मैं आई थी तो आप इसे सामने लेकर के आए, पिछली बार जब मैं आई थी उस वक्त ये चीजें नहीं थी, लेकिन इस बार की खूबसूरती और इस बार की दिव्यता जो है वो और ज्यादा है, और ये देखते ही बन रही है। ये दोनों त्रिशूल कहाँ पर लगाए जाएंगे? ये मेन गेट पे लगाए जाएंगे, गेट पे। और इसमें लगभग कितना फूल इसमें लगा? इसमें एक में कम से कम हजारों गुलाब लगे हुए हैं। हजारों गुलाब लगे? जी मैम। 1.5 क्विंटल, आप जैसे सुन चुकी हैं, 1.5 क्विंटल फूल जो है वो आ चुका है। और ये त्रिशूल, बाबा का त्रिशूल, जिसमें आप देख सकते हैं ये डमरू का हिस्सा है जो आप समझ सकते हैं, और ये त्रिशूल है बाबा का जो शुभता का प्रतीक है। मुख्य द्वार के दोनों तरफ इसे लगाया जाएगा, और अभी अभी जो स्वागतम का बोर्ड हमने आपको दिखाया था वो लगेगा, और उसके बाद तैयारी पूरी हो चुकी है। जी हाँ, बस इतनी ही तैयारी बाकी है। अभी जो कारीगर हैं वो मुख्य द्वार पर लगे हुए हैं और लगातार वो काम कर रहे हैं। बस उसके अलावा आप देख सकते हैं, जरा सा आप साइड हो जाएं, आप देख सकते हैं यहाँ नंदी महाराज। जैसे ही आप आएंगे केदारनाथ धाम तो सबसे पहले अगर आपको किसी के दर्शन होंगे तो वो नंदी महाराज के होते हैं। उनके ऊपर भी देखिए किस तरह से फूल माला जो है वो लगा दी गई है, और चारों तरफ से जो एक बैरिकेडिंग होती है उसे भी गेंदे के फूल की लड़ी से सजा दिया गया है। और मंदिर का जो मुख्य परिसर है जो आप सामने से देख सकती हैं वो बेहद खूबसूरत, बेहद सुंदर, अनुपम नजर आ रहा है। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि इस समय की जो तस्वीरें हैं अपने आंखों में कैद कर लेने का मन कर रहा है। और ऊपर ध्वजा पताका जो है वो किस तरह से फहरा रहा है वो भी आप देख सकते हैं। चारों तरफ जो है हिमालय की ये वादियां आप देख सकती हैं, और साथ ही साथ इस वक्त अगर तापमान की बात करें तो भले ही 6 डिग्री यहाँ का तापमान है। जी श्वेता, देखिए सजावट आपने दिखा दी, फूलों से सजावट की गई है, लेकिन अगर हम उन लोकल शॉपकीपर्स की बात करें, क्योंकि आप ग्राउंड पे मौजूद हैं, तो उनका व्यापार इस सबसे कितना ज़्यादा बढ़ने वाला है, उसकी वृद्धि आपको पर्सनली कितनी देखने को मिली है? देखिए पूजा, मैं आपको बता दूं, चूंकि आज बहुत कम लोग ऊपर आए हैं, ज्यादातर मीडिया से जो जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं, और वो कुछ लोग जिन्होंने अपनी चढ़ाई थोड़ी पहले शुरू कर दी थी, सिर्फ वही लोग यहाँ पर आ पाए हैं।
कल से मुख्य तौर पर आप देखेंगे श्रद्धालुओं का यहाँ पर तांता लगा होता है। आपको भीड़ यहाँ नजर आएगी। देखिए बैरिकेड किस तरह से पहले से ही लगा दी गई है। आपको हम यहाँ पर दिखा दें, क्योंकि इस बार जो है पिछले बार की तुलना में इस बार अरेंजमेंट अलग ढंग से किए गए हैं। हमने आपको बताया कि इस बार टोकन सिस्टम जो है उसका इंतजाम किया गया है। पहले श्रद्धालुओं को टोकन लेना होगा और एक निश्चित समय पर निश्चित संख्या में ही श्रद्धालु अंदर दर्शन के लिए जा पाएंगे, ताकि किसी तरह का मिसमैनेजमेंट ना हो। तो उसके लिए बाकायदा पूरी बैरिकेडिंग लगा दी गई है। जहां तक आपने शॉपकीपर्स की बात की, तो अभी पूरे रास्ते को लेकर एक अलग से मैं वहां रिपोर्ट भी आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन तैयारी चल रही है लगातार। बेहद खुश हैं तमाम जितने भी यहाँ पर दुकानदार हैं, और जाहिर सी बात है इंतजार पूरे 6 महीने का होता है। जय केदार, जय केदार। बहुत ही यहाँ देखिए सुंदर, उत्साह देखते ही बिल्कुल बन रहा है, बहुत ही उसमें कोई सुंदर कमी नहीं तस्वीरें है। श्वेता आप हम तक पहुंचा रही हैं। श्वेता, एक रिपोर्ट पहले दिखा देते हैं दर्शकों को, फिर आपके पास लौटती हूं। बाबा केदार के दर्शन के लिए देखिए हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। कुछ सड़क मार्ग से केदार धाम जाते हैं तो कुछ लोग हेलीकॉप्टर सेवा का इस्तेमाल करते हैं। केदारनाथ धाम से हेलीकॉप्टर सेवा उन श्रद्धालुओं के लिए वरदान है जो सड़क या पैदल मार्ग से केदारनाथ धाम नहीं पहुंच सकते। हमारी सहयोगी श्वेता 12,000 फीट की ऊंचाई से आपको केदार घाटी के दर्शन करवा रही हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं पहली हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हुई है केदारनाथ के लिए। तो जैसा हमारा वादा था जीएनटी के तमाम दर्शकों से कि हम आपको लिए चलेंगे केदारनाथ धाम और एक एक तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, तो हेलीकॉप्टर के जरिए एरियल व्यू आइए देखते हैं। आपको मैं दिखाती हूँ, अपने कैमरामैन को बोलूंगी पवन को, जरा आप दिखाइए चारों तरफ हिमालय की ये वादियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बेहद खूबसूरत इस वक्त ये नजारा। हेलीकॉप्टर से हम जा रहे हैं, सिरसा से हम निकले हैं। हालांकि आप यहाँ पर आपको हम बता दें, जो लोग भी चॉपर से या हेली सेवा जो लेना चाहते हैं, 3-4 पॉइंट्स हैं जहां से आप हेली सेवा ले सकते हैं और महज 15 मिनट में आप केदारनाथ धाम पहुंच जाएंगे। अगर एरियल व्यू की बात करें तो ये बेहद खूबसूरत लगता है और जिस ऊंचाई पर हम हैं आप देख सकते हैं केदारनाथ धाम लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर है और हम वहीं जा रहे हैं। बादलों का डेरा है, लेकिन फिलहाल अगर मौसम की बात करें हेलीकॉप्टर के लिहाज से तो इस वक्त मौसम खुला हुआ है यहाँ पर, इसीलिए हेली सेवा जो है वो सुचारू रूप से अब शुरू हो रही है लोगों के लिए भी। आपको बता दें ये बेहद खूबसूरत पल होता है, बेहद अनुपम पल होता है केदारनाथ पहुंचने वाले तमाम श्रद्धालुओं के लिए। तो लगातार आपको हम ऊंचे ऊंचे पर्वत, हिमालय की ये चोटियां दिखा रहे हैं जो बाबा केदार की गवाही दे रही है, जहां पर बाबा का धाम है और इंतजार रहता है पूरे 6 महीने का कि जब शीतकाल खत्म होगा और ये धुंध हटेगी, ये बर्फ की वादियां। इस बीच तमाम श्रद्धालु चाहे पैदल यात्रा मार्ग से या फिर हेली सेवा से इसी तरह से हमारे साथ आगे बढ़ चले और बाबा केदार की विधिवत पूजा अर्चना करें। केदारनाथ धाम की महिमा अपरंपार है। केदारनाथ धाम में आपको हम बता दें दूर दूर से न सिर्फ लोग आते हैं, रुद्रप्रयाग जो कि देश का पहला ऐसा जिला है जिसने अपना स्वयं का इंट्रानेट स्थापित किया है। आपको बता दें इस बार खास करके इसको लेकर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिलीफ इंट्रानेट नाम इसे दिया गया है, जिसमें धाम सहित यात्रा मार्ग पर किसी भी परिस्थिति में इंटरनेट आपका चलता रहेगा और इसमें हम मीडिया कर्मियों को भी काफी सुविधा होगी। सीसीटीवी की पूरी व्यवस्था इस बार की गई है। केदारनाथ यात्रा मार्ग सहित पैदल मार्ग और केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इन कैमरों के जरिए से यात्रा पर पैनी नजर रखी जाएगी। इसके अलावा जिला मुख्यालय में यात्रा कंट्रोल रूम स्थापित है, जहां से यात्रा की हर एक गतिविधि का संचालन होता रहेगा। उत्तराखंड के 4 धामों में आपको बता दें सबसे कठिन पैदल यात्रा केदारनाथ की ही मानी जाती है। केदारनाथ का आपको हम बता दें यहाँ पर विशेष रूप से महत्व है। 4 धामों में गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट 30 तारीख को ही खुल चुके हैं और अब बाबा केदारनाथ उनके कपाट 2 तारीख को खुलेंगे और साथ ही साथ बद्री विशाल के कपाट 4 तारीख को खुलेंगे, जिसके दर्शन हम आपको कराएंगे। ये हसीन वादियां आप देख रहे हैं, हिमालय की चोटियों में बसा ये इलाका अपने आप में
खूबसूरती का मिसाल है। अगर हम नेचर की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे जो सौंदर्य है पर्यावरण का वो अपने बेस्ट फॉर्म में आपको यहाँ नजर आएगा। खास करके यहाँ पर लोगों को चूंकि ऊंचाई काफी ज्यादा होती है तो अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा और अपने स्वास्थ्य को लेकर के अलर्ट आपको रहना होता है। यात्रियों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए पिछली बार की तरह इस बार भी केदारनाथ बेस कैंप, छोटी, लिंचौली, रामबाड़ा, भीमबल्ली, जंगल चट्टी, गौरीकुंड और सोनप्रयाग में स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ आवश्यक उपकरण और फार्मासिस्ट भी ऑलरेडी मौजूद हैं ताकि लोगों को किसी तरह की यहाँ पर दिक्कत ना हो। श्वेता, देखिए हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे हेलीकॉप्टर सेवा की, तो केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर सेवा श्रद्धालुओं के लिए सच में एक वरदान साबित हो रही है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, जो श्रद्धालु बुकिंग करना चाहते हैं उस पूरे प्रोसेस को कितना स्मूथ बनाया गया है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि आप ऑनलाइन बुकिंग वो पहले से ही शुरू हो चुकी थी, तो ऑनलाइन बुकिंग आप कर सकते थे और साथ ही साथ ऑफलाइन बुकिंग की भी सेवा यहाँ पर है, जो आप आ करके 4 जगहों से, अलग अलग जगहों से हेली सेवा जो है वो मुहैया कराई जाती है, लोगों को अवेलेबल होती है। वो आप समय रहते आप गवर्नमेंट की, उत्तराखंड गवर्नमेंट की साइट पर जाकर के, टूरिज्म के जो साइट पर जाकर के आप बाकायदा बुकिंग करवा सकते हैं। और खास करके जैसा मैंने बताया कि वो लोग जो कि पैदल चलकर नहीं आ सकते हैं, जो बुजुर्ग हैं या फिर बच्चे हैं या फिर स्वास्थ्य कारणों से नहीं आ सकते हैं, वो हेली सेवा ले सकते हैं और मात्र 15 मिनट में आप किसी भी पॉइंट से, जहां पर हेलीकॉप्टर जहां से उड़ान भरता है वहां से आप 15 मिनट में केदारनाथ पहुंचेंगे। लेकिन एक चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूं, देखिए जैसे मैंने आपको कहा, एक एक कर लोग 10-10 के ग्रुप में लोग आ रहे हैं केदारनाथ धाम, लेकिन इस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज की, सनातन धर्म रक्षक छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की, नमः पार्वते पते हर हर महादेव। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी, भारत माता की जय, जय श्री राम, छत्रपति शिवाजी महाराज की। तो देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयकारे यहाँ पर लग रहे हैं और ये अभी हमें यहाँ पर दिखे छत्रपति शिवाजी महाराज की, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रतिमा वो लेकर आए। आप कहाँ से आए? मैं महाराष्ट्र छत्रपति संभाजी नगर से हरिद्वार से केदारनाथ की पद यात्रा कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने 4000 किलोमीटर पद यात्रा किया था। अभी हरिद्वार से केदारनाथ तक छत्रपति, अभी अपने को जो इतिहास पढ़ाया जाता है बाबर और औरंगजेब का पढ़ाया जाता है, बल्कि अपन हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं। तो हिंदू धर्म रक्षक को अपन तो पहचानते ही नहीं ना। कहीं यहाँ तो मैं चल रहा हूँ रास्ते में तो कोई बोलते हैं ये कौन से भगवान की मूर्ति है, जब बोलते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। मुझे लगता है लेकिन ये सवाल एक तो वैसे भी नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे छत्रपति महाराज जी के बारे में ना पता हो। और खास करके अभी जिसने छावा देखी है, देखिए कितने लोगों ने देखी? सबने देखी है। तो एक बार फिर से जयकारे हो जाए इनके। छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की, हर 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 हर। ये बताइए, ये मैं हरिद्वार से 12-13 दिन हो रहे हैं। आज मैं पैदल लेके निकला हूँ, 300 किलोमीटर की यात्रा हूँ, पैदल सफर कर रहा हूँ। और ये मुझे केदारनाथ ट्रस्टी से और यहाँ की सरकार से मुझे ये निवेदन है कि अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो तो छत्रपति शिवाजी महाराज की ये मूर्ति जो है ना यहाँ स्थापन करने को मुझे अनुमति दे और यहाँ कहीं उनको एक जगह दे, यही मेरी विनती है। देखिए हमारा पूरा, देखिए मुझे लगता है कि हर किसी को पूरा सम्मान है इनके प्रति। अब ये जरा ये बताइए, हम जो देख पा रहे हैं ये बहुत ही भारी हमें वजनी लग रहा है, पूरा कितना वजन? 40-45 किलो का। हाँ, यस यस यस। तो ये आपने अलग से बनवाया यहाँ आने के लिए? नहीं, यहाँ आने के लिए स्पेशली बनवाया। हाँ, वही मैं पूछ रही हूँ कि अलग से आपने बनवाया था इसे। और यहाँ देखिए आप कंधे पर चूंकि यहाँ पे रखा है, ऊपर शिवाजी की प्रतिमा है, आप देख सकते हैं छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा है। और ये आप लोग जरा सा साइड हो जाए, और ये आयरन का रॉड यहाँ पर है। और आप देखिए कंधे पर चूंकि चुभता है
जाहिर सी बात है 45 किलो अगर है तो यहाँ पर इन्होंने ये लगाया है कि थोड़ा बहुत फोम लगाने से शायद थोड़ी सी इनको आराम मिले, लेकिन उसके बावजूद बहुत मुश्किल रहा होगा सफर तो बहुत मुश्किल रहा। और सभी लोगों ने, सभी जाति धर्म वाले लोगों ने मदद किया, क्योंकि आप बहुत ग्रेटफुल वाला काम कर रहे हैं। छत्रपति तो हमारे सबके आइडल ही है बोले, ऐसा बोल के सबने यहाँ आने तक उत्साह के साथ आया मैं। तो हरिद्वार से आपने यात्रा शुरू की और केदारनाथ तक पहुंचने में कितना वक्त लगा? 12-13 दिन हो गए लमसम। 12-13 दिन। आप अंदाजा लगाइए 12-13 दिन से लगातार जो है वो यहाँ पर 5 दिन के बाद में जो है ना पैर में पूरे नीचे से आगे वाले जो है ना पूरे फोड़ आए हैं, पिंपल आए हैं नीचे से। बाप रे, उसमें फोड़े हो गए हैं और कंधे दोनों ही घिस गए हैं जी। तो आप बीच में क्या रुकते थे, कहीं तो हॉल्ट लेते हो? हाँ, एक बार कंधे पे लेके निकल गया ना तो फिर रात में ही उनको नीचे रखता था। बिल्कुल। तो देखिए कुछ इसी तरह के यहाँ पे लोग नजर आ रहे हैं। एक बड़े समय से ये कह रहे हैं कि भोले भंडारी का एक भजन ये गाना चाहते हैं शगुफ्ता। चलिए एक भजन हो जाए। बिल्कुल शुरू करिए। मेरा बोला है भंडारी करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे ओ गोरा बांग रकड़ के बोली, मेरे साथ अबूतों की टोली, मेरे नाथ रे ओ शंकर नाथ रे ओ शंकर भगवान की जय। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर श्वेता। बिल्कुल, श्वेता कहते हैं ना कि आस्था और भाव से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। इन लोगों की आस्था सर्वोपरि है, इन लोगों का भाव जो है वो बहुत अच्छा है। लौटती हूँ श्वेता आपके पास, उससे पहले ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग 8 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। कल केदारनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं और कल से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो जाएगी, यानी कल से 12,000 फीट की ऊंचाई से श्रद्धालु दर्शन भी कर पाएंगे। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिरसी में। आपको बताते हिमालय की ये पहाड़ियां चारों तरफ आपके मन को मोहित करने वाली है, और वहीं पर बाबा केदार का धाम है, जहां जाने के लिए आपको बता दें कि यात्री लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब ये यात्रा शुरू हो रही है। यहाँ की 4 धाम यात्रा, यूं तो आपको बता दें कि गंगोत्री और यमुनोत्री की शुरू हो चुकी है, लेकिन अब बाबा केदार के 2 तारीख को कपाट खुलेंगे और फिर 4 तारीख को बद्रीनाथ धाम। लेकिन सिरसी में इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं वो है हेलीपैड, और यहाँ पर क्या हो रहा है आपको मैं दिखाती हूँ, क्योंकि अब पहली बार यहाँ से हेलीकॉप्टर की सेवा जो है वो शुरू होगी, तो विधि विधान से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। और जैसे कि हम सनातन धर्म में, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम मानते हैं कि किसी भी शुभ कार्य से पहले पूजा अर्चना बेहद जरूरी है। भगवान का आह्वान किया जाता है और उनका स्मरण करके ही हम कोई भी अच्छा काम, कोई भी शुभ काम करते हैं। तो यहाँ पर हेलीपैड में सिरसी पर आप देख सकते हैं कि यही वो हेलीकॉप्टर है और जिसकी अभी पूजा हो रही है। पंडित जी यहाँ पर बाकायदा आए हुए हैं और तमाम वो लोग जो इस सर्विस से, हेलीकॉप्टर सर्विस से जुड़े हुए हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर पूजा चल रही है इस वक्त। जिसके बाद हेलीकॉप्टर पे भी देखिए पूजा अर्चना वहां पर की जा रही है। पंडित जी फूल माला भी चढ़ा रहे हैं और साथ ही स्वास्तिक का चिन्ह, जिसे हम हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में शुभ मानते हैं, उसे इस हेलीकॉप्टर पर लगाया जा रहा है, जिसके बाद पहली उड़ान यहां से शुरू होगी। आपको बता दें कि इसके बाद से लोगों के लिए, यानी कि आम लोगों के लिए भी हेली सेवा जो है वो शुरू कर दी जाएगी, जिससे वो लोग, खास करके जो बुजुर्ग हैं या फिर बच्चे हैं या फिर जिन्हें पैदल यात्रा में परेशानी है, वो इस हेली सेवा से बाबा केदारनाथ के दर्शन 15 मिनट के अंदर ही, हालांकि ट्रैक की अगर हम बात करें तो ट्रैक में आपको कम से कम 8 घंटे लगते हैं ट्रैक के लिए, लेकिन मिनिमम अगर हम कहें कि अगर हेली सेवा अगर आप लेते हैं तो 15 से 20 मिनट के अंदर आप बाबा केदार के धाम पहुंच जाते हैं और ये सुविधा अब शुरू हो रही है। और चलिए एक बार फिर से श्वेता का ही रुख कर लेते हैं। श्वेता, एक बात बताइए, आप जहां पर इस वक्त मौजूद हैं, अगर मैं व्यवस्थाओं की बात करूं, यहाँ पर खाने पीने के लिए तमाम इंतजामात आई एम श्योर कि आपने देखे होंगे, तो क्या नजर आया है आपको, किस तरह की सुविधाएं हैं? देखिए ये जो पूरा यात्रा मार्ग है, मैं आपको बता दूं, चाहे खास करके जो पद यात्रा करके आते हैं, जो पैदल यात्री होते हैं, उनके लिए आप कह लीजिए कि जो स्थानीय लोग हैं,
तमाम वो जो पूरे रास्ते हैं वहाँ छोटे छोटे होटल्स तो हैं ही, आपको मिल जाएंगे, ढाबे भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन बहुत लोग अपने मन से भंडारा कर रहे हैं, भंडारा लगा रहे हैं और निःशुल्क लोगों को खिला रहे हैं पूरे भक्ति भाव से। कई भंडारों में तो हम भी गए और हमने भी खाया। आप यकीन मानिए शगुफ्ता, किसी भी होटल में किसी खाने में वो स्वाद आपको नहीं आएगा जो कि उस भंडारे के खाने में हमें स्वाद आया। और ऐसा वाकई महसूस हुआ कि ये चूंकि भगवान के श्रद्धा को लेकर और जो भक्त जितने भी आ रहे हैं और कितनी कठिनाई से, आप सभी जानते हैं कि केदारनाथ की यात्रा जो है वो बेहद दुर्गम है और चढ़ाई भी बेहद मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही आप चढ़ाई गौरी कुंड के बाद शुरू करते हैं तो वो काफी स्टीप हो जाता है। तो दुर्गम चढ़ाइयों में से एक है बाबा केदारनाथ की चढ़ाई। ऐसे में जो श्रद्धालु हिम्मत करके पूरे परिवार के साथ या फिर अकेले भी अगर आ रहा है तो वो वाकई हिम्मत की बात है। तो उन लोगों की सेवा करने के लिए बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने मन से ग्रुप बना करके आगे आए हैं और जगह जगह पर उन लोगों ने भंडारा लगाया हुआ है। और होटल में या फिर आप कह लीजिए कि कहीं भी आप जैसा भी खाना खाया आपको शायद वहां का अच्छा लगे, लेकिन आप जब उन भंडारों का खाना खाएंगी तो आपको लगेगा किसी ने बेहद मन से आपके लिए विशेष करके वो खाना बनाया है और वही अनुभूति होती है। और उन सभी का ये कहना था कि ये भोलेनाथ की ही कृपा है उन पर, ताकि उन्होंने ये कहीं ना कहीं उनके ऊपर ये प्रेरणा दी जिस वजह से वो ऐसा कार्य कर पा रहे हैं और जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी थोड़ी बहुत सेवा कर पा रहे हैं। एक बार फिर से मैं मंदिर प्रांगण को दिखाना चाहूंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ रह रहकर अगर नजर कहीं जाती है तो भोलेनाथ के इस दरबार पर जाती है जहां पर बड़ी मुश्किल से श्रद्धालु जो हैं वो आ रहे हैं। धीरे धीरे अभी लोगों का आना जो है वो शुरू हो ही रहा है। मंदिर प्रांगण आज हम जितने आसानी से आपको दिखा पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, कल यही तस्वीरें जो है बिल्कुल बदल जाएगी और यहाँ पर नेटवर्क इश्यूज भी सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि ये मंदिर के ठीक सामने, कपाट के ठीक सामने हम यहाँ पर हैं। कल के दिन पैर रखने की यहाँ जगह नहीं होगी, क्योंकि यहाँ हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं। और आपने भी, जब हम साथ में वहां पर न्यूज कर रहे थे स्टूडियो में, तो आपने खुद भी पढ़ा था कि महज एक हफ्ते के अंदर, शुरुआती हफ्ते में ही 19 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। तो आप अंदाजा लगाइए कि जितने भी रिकॉर्ड अब तक बाबा केदारनाथ के दर्शन को लेकर हो चुके हैं वो सारे रिकॉर्ड इस बार टूटने की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल। चलिए श्वेता, लेकिन इंतजार रहेगा कि आप कौन कौन सी और अद्भुत तस्वीरें, सुंदर तस्वीरें हम तक पहुंचाती हैं जितने भी दिन आप वहां पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता बातचीत के लिए। और अब आपको दिखाते हैं केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी भीमाशंकर रावल से हमारी संवाददाता श्वेता झा ने खास बातचीत की है। आइए जानते हैं कल कब और कितने बजे बाबा केदार के कपाट खुलेंगे और कैसे पूजा पाठ होगी। महाराज जी, ये बताइए कि यहाँ पर आना अपने आप में न सिर्फ हिंदू धर्म को जो मानने वाले हैं वो लोग, बल्कि तमाम सनातनी जो हैं उनके लिए अपार श्रद्धा की बात होती है। यहाँ की महिमा के बारे में कुछ बताइए। भारत देश में विशेष रूप से 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर हैं। वो 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वें ज्योतिर्लिंग हिमवत केदार के केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग है। ये ज्योतिर्लिंग युग युगों से आए हैं। उसका जीर्णोद्धार समय के अनुसार होता रहा, लेकिन जब प्रत्यक्ष परमेश्वर ने 12 ज्योतिर्लिंगों में साक्षात्कार होकर के दर्शन दिया हुआ, इसीलिए इस 12 ज्योतिर्लिंगों को प्राधान्य रूप से वो श्रद्धा भक्ति से लोग भक्ति से आते हैं। महाराज जी कहते हैं कि अगर यहाँ पर आकर के आप सच्चे मन से सिर्फ प्रभु को स्मरण कर लें, उनका ध्यान कर लें, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये तो के माने स्वर्ग है, दार माने दरवाजा है। केदार में स्वर्ग की दरवाजा है। यहाँ पर पांडव लोगों ने स्वर्गारोहण करते समय यहाँ पर आकर के उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनके मातृ हत्या होने के वजह से यहाँ दर्शन नहीं दिया। उन्होंने बता दिया कि नेपाल में वहाँ पशुपतिनाथ के सानिध्य में, वो पशुपतिनाथ के रूप में भक्तपुर के 6 किलोमीटर अंतर पर सिपाडोल महादेव कहते, वहाँ उनको दर्शन दिया है। जो श्रद्धा भक्ति से आते तो उनको आशीर्वाद मिलेगा है, जो दूसरा भाव से आते तो उनको देर लगेगी। जैसे ही कपाट खुलते हैं क्या कुछ होता है, विधि विधान क्या होती है जरा? 6 महीने शीतकाल में जो बंद होता है दिवाली के द्वितीया, कार्तिक शुद्ध द्वितीया को, तब पूजा पाठ करके हम आते हैं। आने के बाद जो डोली से उखी मठ में 6 महीना पूजा अर्चन होती है। वो पूजा अर्चन होने के बाद फिर अब
खुलने का समय आ जाता है कि अक्षय तृतीया लगभग, वो अक्षय तृतीया में वो परंपरा के अनुसार केदारनाथ रावल जगत गुरु जी ने खोलते हैं और बंद करते हैं। जब द्वार खुलते पहले हमको जाना पड़ता है, वहां जाने के बाद जैसे पूजा करके हम आए हैं जैसे कि वैसे पूजा रहती है। अब आपको दिल छू लेने वाला एक वायरल वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक शख्स हाथी को पानी पिलाता नजर आ रहा है। दरअसल इस भीषण गर्मी में बीच सड़क हाथी राजा को प्यास लग जाती है और हाथी सड़क पर ही पानी की तलाश करने लगता है। तभी सड़क के दूसरी तरफ मौजूद एक शख्स को हाथी के प्यासे होने का अंदाजा लग जाता है। वो हाथी राजा के पास पानी का कैन लेकर पहुंच जाता है जिसे हाथी आराम से पीता है और अपने शरीर पर पानी भी छिड़कता है, जिसके बाद हाथी की प्यास बुझती है और उन्हें गर्मी से थोड़ी राहत मिल जाती है। तो चलिए अब आपको दो ऐसे डॉग से मिलवाते हैं जिनकी खूबियों का मुकाबला पूरी दुनिया में कोई और डॉग नहीं कर सकता। दोनों का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। क्या खास है इन दोनों डॉग्स में, देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया के सबसे बड़े डॉग की मुलाकात जब छोटे डॉग से हुई तो कुछ ऐसी ही दिलचस्प तस्वीरें सामने आई। ये दोनों डॉग्स बेहद खास हैं क्योंकि इन दोनों का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। एक इतना विशाल है कि उसके लिए सोफा छोटा पड़ जाए, तो दूसरा इतना छोटा है कि वो एक कप में समा जाता है। अमेरिका की इडाहो में रहने वाला ग्रेट डेन ब्रीड का रेगिनॉल्ड दुनिया का सबसे विशाल डॉग है। वहीं फ्लोरिडा के चिहुआहुआ नस्ल के पर्ल को दुनिया के सबसे छोटे डॉग का खिताब मिल चुका है। महज 7 साल का रेगिनॉल्ड 3 फीट 3 इंच लंबा है, जबकि 4 साल का पर्ल सिर्फ 3.59 इंच लंबा है। You can see through the photos and the videos the love we have, for our pets. They are part of the family, and they are incredible. They are really amazing, truly amazing. इडाहो में रेगिनॉल्ड के घर पर जब नन्हा पर्ल पहुंचा तो इस ग्रेट डेन ने बड़ी गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। कुछ देर तक दोनों साथ बैठे और फिर बाहर लॉन में एक साथ खेलते भी नजर आए। इन बेहद खास डॉग्स की ये मुलाकात भी बेहद खास थी और अब इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब चर्चाएं बटोर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए चीन की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। चीन के बीजिंग के तियानमेन चौक में अक्सर महत्वपूर्ण अवसरों पर फूलों की प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं। इन प्रदर्शनियों में विशाल फूलों की टोकरियां, फूलों के स्तंभ और रंगीन फूलों की सजावट प्रदर्शन आम जनता के लिए किया जाता है। आज 1 मई है और चीन में मजदूर दिवस का खास महत्व होता है, इसीलिए आज तियानमेन चौक को खूबसूरत रंग दिया गया। सजावट ऐसी की गई है मानो एक एक फूल करीब से अपनी सुंदरता से लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। इसके लिए करीब 2,80,000 से ज़्यादा पौधों का इस्तेमाल हुआ। इस बार की सजावट का थीम है सौभाग्य और खुशियाँ। आमतौर पर सजावट से चीन की समृद्धि और लोगों की खुशहाली का संदेश दिया जाता है। चीन के इतिहास में तियानमेन चौक का अपना खास महत्व भी माना जाता है। और अब आपको लेकर चलते हैं चीन के हुनान प्रांत के नेशनल फॉरेस्ट पार्क में, जहां पर मौजूद है 3000 से भी ज्यादा तैरते पहाड़। ये वही तैरते पहाड़ हैं जो हॉलीवुड डायरेक्टर जिमे कोई फिल्म अवतार में देखने को मिलेंगे। यही नहीं, इन पहाड़ों पर एक स्टोन ब्रिज भी है जहां पर हिंदुस्तान की तरह चीनी लोग भी मन्नतों के लाल रिबन बांधते हैं। तो चलिए चीन की सबसे खूबसूरत जगह पर आपको लेकर चलते हैं। हम लोग चीन की सबसे खूबसूरत जगह
जिंगजियागी नेशनल फॉरेस्ट पार्क पहुंच चुके हैं और मेरे पीछे जो आप विजुअल्स देख रहे हैं, व्यू देख रहे हैं, ये वही पहाड़ हैं जो प्रेरणा बने थे अवतार फिल्म के पेंडोरा की। और इन्हीं पहाड़ों से प्रेरित होकर अवतार फिल्म में जो फ्लोटिंग माउंटेन दिखाए गए थे वो यही थे। उसके बारे में हम जानेंगे माइकल से जो यहीं के हैं। टेल मी अबाउट दिस माउंटेन। Yes, all the friends, right here behind me, this place, this is Avatar Mountains, Floating Mountains origin. In the 2007, the James Cameron, the director of the movie, he came here with his camera team to stay here for over a weeks. And 1 week, when he back in 2009, the movie Avatar was come. So all the mountain here is unique. The landscape is called the quartz sandstone. It's unique in the world. And all these mountains were formed 3.8 billion years ago. With the erosion by the water, wind, and also collapse because of gravity. And so many years after all kinds of the tests, finally they shaped these mountains. आप समझ सकते हैं ये अब इतना फेमस हो चुका है कि रोजाना 40 से 50 हज़ार लोग इस पूरे एरिया को देखने आते हैं। सिर्फ चीन से नहीं, विदेशों से भी आते हैं, भारत से भी लोग यहाँ आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज चीन की इस हिस्से में जो टूरिज़्म है वो एकदम से बूम कर रहा है, जो इसकी इकोनॉमी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हो रहा है। और एक तरह से यही वजह है कि आज चीन दूसरे देशों, यूरोप और अमेरिका को भी टक्कर दे पा रहा है। और उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने तैयार किया है बेहद महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे पहाड़ों को आप देख सकते हैं फिर से, फ्लोटिंग माउंटेन्स, ये फ्लोटिंग माउंटेन्स, तैरते हुए पहाड़ जो अवतार सिनेमा में दिखाए गए थे, अपने आप में अद्भुत हैं। सीधे खड़े हुए हैं, सैंडस्टोन है, करीब 3000 से ज़्यादा ऐसे पीक्स हैं जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। भारत और चीन में कई समानताएं हैं। भारत में जहाँ मंदिरों में मन्नत मानने के लिए रिबन बांधे जाते हैं, रुमाल बांधे जाते हैं, कपड़े बांधे जाते हैं, वहीं ये चीन का हुनान प्रांत है जहाँ पर जिंगजियागी नेशनल फॉरेस्ट है। ये नेशनल फॉरेस्ट पर ये एक स्टोन ब्रिज है, ये नेचुरल स्टोन ब्रिज है जो दो पहाड़ों के बीच में अपने आप हुआ है। और यहाँ पर ये देखिए आप, तरह तरह के रिबन और ताले बंधे हुए हैं। ये हमने जब बात की, यहाँ लोकल्स थे, उनका कहना है कि मान्यताएं पूरी हो जाएं, इस आशा में, इस उम्मीद में ये रिबन यहाँ पर वो लोग बांधते हैं। तो ये जो समानता हम देख रहे हैं ये सिर्फ भारत में नहीं है, ये चीन में भी है। ये नेचुरल स्टोन फॉरेस्ट, स्टोन ब्रिज है और ब्रिज पर ये मान्यता बांधने के लिए ये रिबन यहाँ पर बांधे जाते हैं। देखिए, अक्षय तृतीया के मौके पर कल मुंबई के प्रसिद्ध मुंबा देवी मंदिर में मां मुंबा का आम के फूलों से अद्भुत श्रृंगार किया गया। पूरा मंदिर परिसर आम से सजाया गया। मुंबा देवी मंदिर में अक्षय तृतीया के मौके पर आम के फलों से श्रृंगार की परंपरा सालों से चलती आ रही है। मां मुंबा देवी का आम के फलों से अद्भुत श्रृंगार। आम से सजाया संवारा गया पूरा मंदिर परिसर। अक्षय तृतीया के मौके पर हर साल की तरह इस बार भी मुंबई की प्रसिद्ध कुलदेवी आदि शक्ति मुंबा देवी मंदिर में आम महोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया गया। मां मुंबा देवी का आम के फलों के हार से श्रृंगार किया गया। मां की मनमोहक छवि इस श्रृंगार से और भी निखर उठी। अक्षय तृतीया जिस तिथि में किए गए पुण्य का कभी क्षय नहीं होता है, अनंत गुना फल प्राप्त होता है, ऐसी तिथि को हर वर्ष की बात इस वर्ष भी श्री मुंबा देवी न्यास ने विशेष ऋतु फल यानी आम के फल का श्रृंगार मंदिर में किया गया है।
संपूर्ण मंदिर के अंदर में माता रानी तीनों अन्नपूर्णा जगदम्बा मुम्मा देवी को विशेषकर आम के फल से पूरा हार बनाकर श्रृंगारित किया है। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का दिन काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अक्षय तृतीया धार्मिक कार्यों की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन को शुभ मानते हुए देश भर में विशेष धार्मिक आयोजनों का आरंभ होता है। खासकर शादी ब्याह और दूसरे मांगलिक कार्यों की शुरुआत के लिए ये दिन बेहद शुभ माना जाता है। मुंबा देवी मंदिर में अक्षय तृतीया पर मां का श्रृंगार आम के फलों से करने की परंपरा रही है। लिहाजा इस साल भी भक्तों ने आम चढ़ाकर मां मुंबा देवी का श्रृंगार किया और मां से सुख समृद्धि और खुशहाल जीवन की मंगल कामना की। मां मुम्मा देवी अन्नपूर्णा जगदम्बा से यही प्रार्थना की है, जैसा मीठा इस फल का रस है वैसा ही मीठा आनंदमय रसमय जीवन सभी मनुष्य लोगों के जीवन में आए। ये संपूर्ण महाराष्ट्र हमारा मुंबई हमेशा जैसे मां मुम्मा देवी सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से मुंबई की रक्षा करती आई है, वैसी ही रक्षा इस मुंबई धरा की होती रहे हमेशा। मुंबा देवी मंदिर में हर साल श्रद्धा और भक्ति के साथ ये उत्सव ऐसे ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये दिन न सिर्फ मां मुंबा देवी के लिए भक्तों की आस्था को प्रकट करने का विशेष दिन है, बल्कि मुंबा देवी मंदिर की समृद्ध परंपराओं में खुद को डुबोने का अवसर भी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव समिट की शुरुआत आज से मुंबई में हो गई। 4 मई तक चलने वाले इस समिट का उद्घाटन अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये वेव समिट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव समिट की शुरुआत आज से मुंबई में हो गई। 4 मई तक चलने वाले इस समिट का उद्घाटन अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस समिट में दुनिया के 90 देश हिस्सा ले रहे हैं, जबकि 300 कंपनियां शामिल हो रही हैं। इस समिट का मकसद मीडिया एंटरटेनमेंट की क्षमता को बढ़ावा देना है। इस समिट में फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े दिग्गज शामिल हुए। उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने सिनेमा को देश की संस्कृति की आवाज भी बताया। इस आयोजन में यहाँ इतने सारे देशों के मंत्रीगण हैं, प्रतिनिधि हैं, उन देशों की अपनी सफलताएं हैं। दुनिया भर के विचारों को, आर्ट को वेलकम करना, उनको सम्मान देना, ये हमारे कल्चर की ताकत है। इसलिए हम मिलकर हर कल्चर की अलग अलग देशों की उपलब्धियों से जुड़ा बेहतरीन कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। ये ग्लोबल कनेक्ट के हमारे विजन को भी मजबूती देगा। साथियों, मैं आज दुनिया के लोगों को भी ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारत के बाहर के जो क्रिएटिव वर्ल्ड के लोग हैं, उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप जब भारत से जुड़ेंगे, जब आप भारत की कहानियों को जानेंगे, तो आपको ऐसी ऐसी स्टोरीज मिलेगी कि आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरे देश में भी होता है। आप भारत से बहुत नेचुरल कनेक्ट फील करेंगे। तब आपको क्रिएट इन इंडिया का हमारा मंत्र और सहज लगेगा। ये भारत में ऑरेंज इकोनॉमी का उदय काल है। कंटेंट, क्रिएटिविटी और कल्चर, ये ऑरेंज इकोनॉमी की 3 धुरी है। इंडियन फिल्म्स की रीच अब दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रही है। आज 100+ देशों में भारतीय फिल्में रिलीज होती है। फॉरेन ऑडियंस भी अब इंडियन फिल्म को सिर्फ सरसरी तौर से देखता नहीं, बल्कि समझने की कोशिश करता है। इसलिए आज बड़ी संख्या में विदेशी दर्शक इंडियन कंटेंट को सबटाइटल्स के साथ देख रहे हैं। इंडिया में ओटीटी इंडस्ट्री ने पिछले कुछ सालों में 10x ग्रोथ दिखाई है। स्क्रीन साइज भले ही छोटा हो रहा हो,
पर स्कोप इन्फिनिट है। स्क्रीन माइक्रो होती जा रही है, पर मैसेज मेगा होता जा रहा है। आजकल भारत का खाना विश्व की पसंद बनता जा रहा है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में भारत का गाना भी विश्व की पहचान बनेगा।